Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am Piyush। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे थे अपना 13 प्लस कॉमन एरर्स विद रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन का कोर्स हमारा अभी चल रहा है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डे 2। इससे पहले आई होप कि आपने जो डे 1 है उसको जो क्लास थी वो देख ली होगी एंड आपको वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और कैसा लगा आपको फर्स्ट वाली जो हमारी क्लास हुई थी, तो आपको कैसा उसका एक्सप्लेनेशन लगा और आपको चीज़ें समझ में आ पाई या नहीं आ पाई, रूल्स वगैरह समझ में आए या रूल्स में जो मैंने बताया आपको रूल्स कुछ नहीं होते हैं, जो बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की थी वो आपको समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता देना। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं डे 2। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो आपके क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं आपके कई सारे एग्जामिनेशन में। आपका चाहे सीपीओ का एग्जामिनेशन रहा हो, चाहे सीएचएसएल का रहा हो, चाहे आपका टीयर 1 का रहा हो सीजीएल का, चाहे टीयर 2 का रहा हो, ठीक है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को लेके हम क्या करने वाले हैं, पूरी ग्रामर सेक्शन को जो है धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, जिससे हमारा 360 डिग्री अप्रोच बन पाए, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, पूरी ग्रामर दिखा देंगे। और जो का टॉपिक वाइज कराने का मतलब नहीं था कोई, क्योंकि क्या होता है सारे बच्चों को दिक्कत यही होती है कि टॉपिक वाइज तो उन्हें एरर आ जाती है, लेकिन जब वो पूरी मिक्सड करने बैठते हैं ना तो मिक्स में नहीं आ पाता है उन्हें समझ में कि कहाँ पे कौन सी एरर आ रही है। तो आपको यहाँ पे यही प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपको कैसे एरर्स को देना है, कैसे आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो, क्या उसमें रूल्स हो रहे हैं। रूल्स वगैरह तो कुछ नहीं, उसमें जो भी चीज़ें आपको बतानी होंगी वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो इससे क्या होगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपकी क्लासेस आई सीजीएल प्री एंड मेंस के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ प्री एंड मेंस के लिए, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का भी एग्जामिनेशन हो गया, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन हो गया जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये सब कर लेना है। इसके अलावा आपका जो वोकैब स्पेशल कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है। इसकी क्लास आपकी मॉर्निंग में होती है, हो चुकी है अभी। अगर आपने अभी तक इसकी क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब चल रही है, मोस्ट रिपीटेड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं उन्हें जाके आप जरूर देख लेना। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से फंसेंगे। और आपकी एक स्पेशल क्लास भी आने वाली है इसके ऊपर कि आपको जितनी वोकैब पढ़ाई गई है ना, फिर आपको दिखाया जाएगा कि सीजीएल में आपके इतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये क्लास आपकी श्वेता मैम लेती हैं। चलो भाई, इसके अलावा आप देख लो हमारे और क्या कोर्सेज चल रहे हैं हमारे चैनल पे। सीजीएल के सारे 18 सेट आपके सॉल्व हो चुके हैं। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स है जो ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो, इसके अलावा एनटीपीसी के भी पेपर हो गए हैं और हॉट्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है सीजीएल टीयर 2 कैट जेड मैट सेट के लिए, ठीक है। और आपका मैथ का बूस्टर सीरीज चल रही है। और इसके प्लेस पे हम क्या लेके आने वाले हैं आपके लिए, मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने अगर ये क्लासेस नहीं देखी ये भी देख लेना। और सीएचएसएल टारगेटेड हम आपके लिए अब एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, सीएचएसएल एंड टीयर 2 टारगेटेड, ठीक है। तो जो आपका अभी सीजीएल का टीयर 2 टारगेट आने वाला है उसके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल और मोस्ट रेलेवेंट सीरीज़ आने वाली हैं या फिर चल रही हैं, वो जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट वगैरह चेक करना, वहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें देख लेना। चलो भाई, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है उसका पूरा सॉल्व किया जाएगा और आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा 24/7। आप कभी भी अपने डाउट को पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। और आपके लिए डाउट ग्रुप भी बनाया गया टेलीग्राम पे, वहाँ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आज का डे 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका डे 1। डे 1 में हमने 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। अब हम 16th क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई 16th वन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, मतलब कि जब मैं घर के लिए ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई तो हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगी मेन वर्ब, और यहाँ पर आपका होम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो। अच्छा, मैंने क्या किया, जब मैं घर जा रहा था उस समय मैंने कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुनी एट द रेडियो। अब यहाँ पर अगर आप प्रपोजिशन देखते हो तो एट का यूज़ कहाँ पर होता है, एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है किसी प्लेस के बारे में बताने के लिए। क्या रेडियो कोई प्लेस है? तो क्या हुआ है, मैंने न्यूज़ रेडियो पर सुनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऑन द रेडियो सुनी है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, ऑन द रेडियो यूज़ होगा, ना कि एट द रेडियो। क्लियर है क्या बात, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, एट को आप हटा देंगे, प्रपोजिशनल एरर है यहाँ पे आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में आता हूँ अपना, क्या है नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमें दे रखा है कि द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। आपका टू वीक टू वॉक क्या आपका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपका किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी बताने के लिए हम टू डैश टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हमने कैपेसिटी बता दी उसकी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है चलने के लिए,
कौन? बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर आप नो एरर मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, एरर करने का एक तरीका बताता हूँ। आप कभी भी आपके सामने न्यू एरर आती है, अगला क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन नंबर 18, आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज कर देना और उसे खुद से सोचने की कोशिश किया करो। ठीक है, पहले आप सोचेंगे, फिर उसके बाद अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आप देखा करो क्या एरर आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अब इसमें क्या है, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टू सेफ गार्ड अवर हार्डली वन लिबर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है ये आपका, कम से कम अभी तक नहीं तो 6 से 7 बार आ चुका है बहुत इजीली। ये तो आपका लास्ट 10 ईयर्स में ही आ चुके हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में 6 से 7 बार। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत बार आया है। तो देखो अब क्या है, इसे ज़रा आप लोग पॉज करो और सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। ये देखो, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टू सेफ गार्ड, यानी हम सभी को क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। अच्छा, ज़रा मुझे बताओ विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। टू सेफ गार्ड यानी रक्षा करने के लिए क्या, अपनी अवर हार्डली वन लिबर्टी। यहाँ पर देखो, हार्डली का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक होता है आपका हार्डली और एक होता है आपका हार्ड। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड के बीच में आपको मतलब जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है बहुत कम, वेरी लेस। ठीक है, यानी कि मेरे पास हार्डली 2 रुपये होंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेस प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 2 रुपये भी होंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो क्या, आई हार्डली हैव 2 रुपीज़, मतलब मेरे पास बहुत मुश्किल से 2 रुपीज़ हैं, मतलब इतने भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। और हार्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बाई बाई यूजिंग वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, इसका आप ऐसे मतलब याद रख सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, आपको कोई चीज़ मिली है तो वो क्या हो जाएगी, हार्ड वन। तो यहाँ पर आपका हार्डली नहीं आएगा, हमने बहुत मेहनत से कमाई है, तो ये अवर हार्ड वन लिबर्टी। बात की गहराई को समझ पाए हैं क्या आप लोग? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो जाएगा, अपना हार्ड वन लिबर्टी आ जाएगा। समझ गए सारे के सारे, क्लियर है? हटाऊँ इसको भाई अब? चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 19 नंबर पर, कि येस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई। तो क्या हुआ, येस्टरडे आई मेट अ मैन, मतलब कल क्या हुआ, मैं एक आदमी से मिला जो कि अंधा था, विद द राइट आई मतलब कि अपनी दाहिनी आँख से अंधा था। तो ये तो हो गया आपका हिंदी ट्रांसलेशन। अब जरा इंग्लिश में मैं आपसे बात करूँ तो येस्टरडे हो गया, आई हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, मैट हो गया वर्ब, और मैन क्या हो गया यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हु आ रहा है, ये हु किसको रिफ़र कर रहा है, ये हु आपका रिफ़र कर रहा है इस आदमी को, है ना, इस मैन को रिफ़र कर रहा है। ज़रा दूसरा कलर का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। ये हु क्या कर रहा है, इस आदमी को रिफ़र कर रहा है। तो एक मुझे बात बताओ, ये आदमी अपने आप में स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या बोला है, हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई, मतलब कि मैन के लिए ही आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वॉज, और इसके बाद में ब्लाइंड विद द राइट आई, ये आपका विद क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रपोजिशन हो जाएगा। और मुझे ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा? मैंने हमेशा बताया है प्रपोजिशन के बाद आपका जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, आपकी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये क्या बन जाएगा, आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये हो गया आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ज़रा ये बताओ फिर ये राइट क्या है? तो राइट इसका क्या हो जाएगा, राइट आई को क्या कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। आई कौन सी है, राइट वाली है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। लेट से आपकी बस एकदम सीजीएल की जॉब लग जाती है, सीजीएल की जॉब लग जाती है, आप कहीं एक मीटिंग में बात कर रहे हो, उसके बाद में आपकी प्रोनाउंसिएशन कोई ठीक नहीं है ज़्यादा अच्छा, आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बोलते हो, वर्ब को वर्ब बोलते हो, है ना, वर्ब, ऐसे। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन पे भी हमें ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन सबके ख़राब होते हैं, दैट्स ओके, बट हमें धीरे धीरे क्या करना होगा, इंग्लिश को सारे ग्रामर को देखते हुए हमें साथ के साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दो। अब देखो प्रपोजिशन हो गया, इसके बाद में क्या, हु वॉज ब्लाइंड। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लाइंड किसके लिए यूज़ किया गया, मैन के लिए, मतलब मैन के बारे में पूरा स्पेसिफाई कर दिया हमने हु को लगा के। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या किया है, इस मैन को स्पेसिफाई कर दिया। अब क्योंकि इस मैन को स्पेसिफाई किया है तो ये क्या कोई ऑर्डिनरी ए का आर्टिकल का यूज़ करेंगे? नहीं। जब आपका कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए या फिर आपके किसी इस मैन किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया जाए लिविंग ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका, अ मैन नहीं आएगा, दा मैन आएगा। क्लियर हो गया सबको? तो एरर कौन से में है, आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ रही है। तो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, अच्छे समझ में आ गया ना? चलो हटाता हूँ इसको। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, नहीं तो माता रानी पाप दे देगी। ये देखो, अब क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग। ठीक है,
तो क्या बात हो रही है, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, यानी कि आपका कहीं ना कहीं बोलना चाह रहा है जो दो पहले के चैप्टर हैं बुक के वो बहुत इंटरेस्टिंग और बाकी सारे बोरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कल की क्लास से, मैंने आपको समझा दिया था। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर से हमें ऑर्डर पता चल पाए। ऑर्डर कौन से नंबर बताते हैं, जैसे आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, फिर सेकंड हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में जो कार्डिनल नंबर होता है उसका क्या होता है आपका, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। ऐसे आपके चलते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको रूल क्या बताया जाता है। मैं यहाँ पर आपसे, आपको जैसा कि पता ही है, मैं रूल्स से ज़्यादा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा होता हूँ। तो क्या लिखा है, द टू फर्स्ट चैप्टर्स। अब मुझे ज़रा एक बात बताइए आप कि ये टू फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है, तो आपको रूल क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आपका क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर आता है, इसके बाद कार्डिनल नंबर आता है। लेकिन क्यों आता है, देखो क्यों आता है, क्योंकि आप कभी भी बात करते हो तो पहले आपके पास में ऑर्डर होना चाहिए ना कोई। आप किसी भी चीज़ की बात करोगे तो उस पहले आपके पास में कोई ऑर्डर होगा। आप यही तो बोलोगे कि आपको लेट्स से मैं बोल जाके आपके पास एक रो लगी हुई है, ठीक है, एक बुक्स की रो लगी हुई है, मैं बोलूँगा कि जाके स्टार्टिंग के फर्स्ट की 2 रो से बुक्स को ले आओ, ठीक है। फर्स्ट 2 रो से, समझ रहे हो, यानी कि जो स्टार्टिंग की आप मुझे जो पहली रो मिलेगी और जो दूसरी रो मिलेगी मैं उसमें से बुक्स को उठा के ले आऊँगा। अब अगर मैंने बोल दिया जाके 2 पहली बुक को उठा लाओ, तो 2 पहली बुक को मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये भी पहली 2 बुक हैं, ये इस वाली रो में भी पहली 2 बुक हैं, इस वाली रो में भी पहली 2 बुक हैं, इस वाली रो में भी पहली वो 2 बुक हैं। तो हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफ़ाई अगर मुझे बताना है, किसी भी चीज़ को क्लियर करके बताना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस चीज़ का ऑर्डर बताऊँगा ना, उसके बाद मैं बताऊँगा मुझे कितना नंबर चाहिए। तो हमेशा याद रखें, पहले हम क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। ये हमारा बोलने का तरीका होता है, ठीक है। अगर हम हिंदी में ही बोलते हैं तो पहली 2 बुक ले आओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो पहली क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, दूसरी 2 बुक ले आओ, है ना। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझना ध्यान से, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, इसे हटा करके हम लिख देंगे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो भी कॉन्टिन्यूएशन में आएगा वो आ जाएगा। अब ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब दो स्टार्टिंग की 2 चैप्टर है ना बुक्स के, वो तो बड़े ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बाद के जितने भी हैं ना सारे के सारे बोरिंग हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है सबको, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। और सेंटेंस आपके सामने कोई भी है, जैसा मैंने आपको कल तोड़ना सिखाया था वैसे आप तोड़ जरूर लिया करो। तोड़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसे हटाता हूँ, बातें अपने नेक्स्ट वाले पे। क्या है आपके पास 21 नंबर पर, देखें ज़रा, द मैनेजर इज़ हैविंग हिज प्रॉब्लम्स बट वी हैव आवर्स एज वेल, ठीक है। तो मैनेजर के पास उसकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। अब ज़रा मैं आपसे यहाँ पर एक बात करता हूँ सेंटेंसेस के बारे में, सुनना बड़े ध्यान से। हमने क्या बोला, मैनेजर इज़ हैविंग, मतलब मैनेजर के पास उसकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, बट वी हैव आवर्स एज वेल, तो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स भी हैं। अब ज़रा एक बात बताना यहाँ पर, कभी भी आपकी जब बात की जाती है प्रॉब्लम्स की, या फिर हम यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, हमारे पास भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ को ना, हैविंग वाली चीज़ को, कोई भी हमारे पास है ऑलरेडी, तो उसमें हम जो कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं ना उनका यूज़ नहीं करते, कॉन्टीन्यूअस टेंसेस का। क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में क्या होता है ना आपका, कॉन्टीन्यूअस टेंसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी किस में चल रही है, प्रोग्रेशन में चल रही है, मतलब कोई स्टार्ट हो गई है और अभी भी क्या है चीज़ आपकी वो कॉन्टीन्यूएशन में है। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। जो आपके कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं इनको हम प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आपकी स्टार्ट होती है वो कॉन्टीन्यूएशन में चलती रहती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो मतलब प्रॉब्लम्स अब मेरे पास एक बार आ गई हैं, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, बेसिक लगेगा, जैसे आपने आगे देखा यहाँ पर वी हैव लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, द मैनेजर हैज़, क्लियर है। मैनेजर के पास में उसकी प्रॉब्लम्स है, ना कि वो कॉन्टीन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात की जाती है, ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करते। प्रॉब्लम्स तो मेरे पास एक ही बार में आ जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चल रहा है कि आपकी एक प्रॉब्लम आ गई, अब दूसरी आ रही है, अरे भाई रास्ते में है, प्रोग्रेशन चल रहा है उस प्रॉब्लम का, ठीक है, आ रही है, बस मेरे पास पहुंचने वाली है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको, कॉमन सेंस वाली बात थी ये। तो चलो हटाता हूँ इसको, अब आते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे। अब क्या है हमारे पास, द लार्ज बलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस इज़ वेरी नाइस। अच्छा, अब देखो क्या बात हो रही है, द लार्ज बलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस, यहाँ पर आपका क्या बात हो रही है, 2 सेंटेंस हो गए।
आई बॉट फॉर क्रिसमस तो आपका एक हो गया, यहाँ पर मैंने आई को बोल दिया, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए आपकी ये हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और आई बॉट फॉर क्रिसमस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रपोजिशन, ठीक है। तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, ये क्रिसमस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रिसमस ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये क्रिसमस ऑब्जेक्ट तो बनेगा ये आपका, लेकिन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है। अब एक सेंटेंस ये हो गया। अब मैंने बोला इस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर पूरी कहानी ख़त्म होके आ गई वर्ब की। तो फिर ये क्या है अब इस, तो ये इस किसके लिए यूज़ हुआ है ना, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट बैठा हुआ है यहाँ पर, द लार्ज बैलून्स, बैलून्स क्या है आपका सब्जेक्ट है, इसे मैं सब्जेक्ट 2 बोल देता हूँ, तो ये आपका सब्जेक्ट 1 हो जाएगा। फिर ये लार्ज क्या है, लार्ज इसको बैलून्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये लार्ज आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्लियर है। और दा तो फिर आर्टिकल है ही सही। अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो ये, अभी ये वाली जो वर्ब यूज़ हुई है इस वाली, किसके लिए यूज़ हुई है, द लार्ज बलून्स, है ना। तो द लार्ज बलून्स के लिए अगर इज़ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, तो हेल्पिंग वर्ब किस में आनी चाहिए भाई, प्लूरल में आनी चाहिए। इसको काट के क्या लगा दोगे आप, यहाँ पर आर लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद में आर वेरी नाइस, तो भाई ठीक है, जो बड़े बलून हैं जो हमने खरीदे हैं क्रिसमस के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। क्लियर है यहाँ पर, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सबको समझ में आ गया। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे आपको चीज़ों को तोड़ लेते हो ना, तो आपको क्लियर हो गया आ गया कि भाई हाँ भाई इसके लिए जो वर्ब यूज़ हो रही है वो इज़ यूज़ हो रही है, तो इसको हटा के हमें आर करना है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ तोड़ के चलो, हटाओ इसको। अब आए नेक्स्ट वाले पे, चलो भाई। अब देखो अगला क्या है हमारे पास, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग्स, ठीक है, एट ऑल द मीटिंग्स। तो एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, अब मैं आपको ज़रा एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा आपसे, कभी भी एवरी का यूज़ होता कब है, ठीक है, एवरी का यूज़ कब होता है, मुझे ज़रा एक बात बताओ। एवरी, लेट्स से मेरे पास में एक ये क्लास है, ठीक है, एक ही क्लासेस में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सो ऑन, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे किसी एक बच्चे से बात करनी है, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे एक एक बच्चे को मुझे बोलना है, मतलब एक एक बच्चे के लिए मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और मुझे हर बच्चे से बात करनी है। तो मैं क्या बोलूँगा, एवरी ऑफ़ यू, एवरी वन ऑफ़ यू, ऐसे एक एक को बुला के, एवरी वन ऑफ़ यू, मतलब मैंने इसमें क्या किया, हर एक को अलग अलग क्या है अपना, मैंने हर एक की तरफ पॉइंट आउट किया है, ठीक है। सबको एक ग्रुप में लेके पॉइंट आउट नहीं किया है। एवरी का मतलब होता है मैंने हर एक को सिंगल बुला के, ऐसे सिंगल एक एक की नज़रों में नज़रें डाल के मैंने कहा तुम, एवरी वन ऑफ़ यू, समझे। तो उसका मतलब क्या हो गया, मैंने एवरी का यूज़ किया। तो मैंने अगर सबसे अलग अलग बात करी हुई है, मतलब सबसे एक एक को मैंने यहाँ पर उठाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो कभी भी आपका अगर एवरी आ जाता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे भाई, हैज़ का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। हैज़ का मतलब यहाँ पर इस केस में आप हैज़ का यूज़ करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आपको समझ में आया हम सिंगुलर का यूज़ क्यों करते हैं। आपको ये फॉर्मूला रटा दिया जाता है आपकी एवरी प्लस का यहाँ पर कुछ आपका लिखा होगा, देन प्लस में आपका यहाँ पर आपकी V1 आती है या V2 आती है, जो भी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आपको ऐसे रूल नहीं रटने हैं, ठीक है, रट्टा नहीं बैठाने हैं कुछ भी, वो आपको एट द टाइम सेंटेंस पे ही यूज़ करना होगा। और जब आप ऐसा, ये आपको रीडिंग से ही समझ में आएंगी सारी चीज़ें। जब तक आप रीडिंग शुरू नहीं करोगे तब तक काम बन नहीं पाएगा, ठीक है। रट्स करो, बढ़िया सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, और उसके बाद में आप एक बुक उठा लो। ज़रूरी नहीं है, आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप उसे उठा लो, नोवेल पढ़ने लगो आप, कोई भी इंग्लिश का उठा करके अच्छा सा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोगों के लिए 5 AM क्लब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ने लगो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो, गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। खैर यहाँ पर देखो अब क्या हो गया, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। अच्छा ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, तो कमिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एवरी मेंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर है, मैंने हर मेंबर से बात की अलग अलग, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, दूसरा कलर ले लेता हूँ ज़रा, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हैज़ बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। फटाफट से हाँ बोल दिया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आपको समझ में आ गया तो हाँ ज़रूर बोल देना है, कहीं भी बैठे हुए हो, समझे। ये कंजूसी मत किया करो बोलने में, नहीं तो माता रानी पाप दे देगी। हाँ चलो हटा रहा हूँ इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, 24th वाले पे। अब क्या है, आई विल ट्राई टू टेल टू यू वॉट यू मस्ट डू। ओके, अब ज़रा इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आप सबको मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, सेंटेंस पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले कुछ बातें कर लेते हैं ना। मुझे एक बात बताओ, कभी भी आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सबने देखे होंगे, हम क्या बोलते हैं, आई सेड यू, ही सेड टू मी, ठीक है। हम इसे किस में चेंज कर रहे होते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, जो से टू का मतलब होता है ना, से टू,
जो से टू की मीनिंग आती है वो ओनली टोल्ड टेल से निकल रही होती है। से टू की मीनिंग ओनली आपकी टेल से निकल रही होती है। तो ये बात आपको समझ में आ पा रही है क्या? ठीक है, तो इतना सा तो आपको क्लियर हो गया कि भाई से टू मतलब मैंने, से टू का मतलब क्या होता है, मैंने तुमसे बोला या मैंने किसी से बोला, आई से टू यू। ठीक है, या फिर इसके अलावा मैं बोल दूँ आई टेल यू, है ना। तो से टू की जो मीनिंग होती है वो टेल से निकल रही होती है। अब आप जरा क्वेश्चन में देखो, आई विल ट्राई टू टेल टू यू, तो यू के साथ में जो टेल टू लिखा है हमने, ये क्या हो गया आपका, सुपर प्लस हो गया कि नहीं हो गया? तो सुपर प्लस का मतलब क्या होता है आपका, जिन चीज़ों में हम एग्जेगरेशन कर दें, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, एग्जेगरेशन होता है ना, हम बड़ा मतलब कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट है, हम उसमें दो बार लगा दे टू। तो अगर मैं इसमें टेल टू को लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिखूँगा इसको, अगर मैं से के फॉर्म में लिखना चाहूँ, से टू फिर टू यू। हाँ भाई, इसका मतलब तो यही बैठ रहा है, क्योंकि टेल का मतलब भी से टू होता है, फिर इसके बाद में आपका एक टू आराम से फिर से लगा हुआ है, आपने फिर से एक टू चिपका दिया, तो ये टू 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 लग रहा है ना। तो ये गलत है, यहाँ पर आप टू हटा देंगे यहाँ पर, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ जाएगा, से टू के फॉर्म में भी बनेगा और ये टेल के फॉर्म में भी बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, टेल की प्लेस पर आप से टू का यूज़ करते हैं तो कभी भी टेल टू का यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या हो गया इसका मतलब, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो, ये पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आप कोई भी चीज़ें भूल पाओगे। ठीक है, मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो अगर आप चीज़ों को ना रिटेन कर पाओ सारी, अभी क्लास में आप सारी चीज़ों को रिटेन करो, और उसके बाद में ज़्यादा कोई टेंशन रहे ना हमारे पास। लाइफ में वैसे बहुत सारी टेंशन होती है। ठीक है, एटलीस्ट इंग्लिश में तो टेंशन मत लो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज की तरह ही रहने दो। ठीक है, चलो इसे हटाता हूँ, बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, हम्म, हम्म, तो अब है हमारे पास, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे, मैंने मीनू को मंडे से नहीं देखा। तो मतलब यहाँ पर क्या सीन आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका एक पीरियड ऑफ टाइम हमने इंडिकेट कर दिया, और कभी भी अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो हमारा परफेक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, अब परफेक्ट का यूज़ हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, पास्ट से शुरू हुआ और ये प्रेजेंट में भी आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे की आई हैव नॉट सीन। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका आई हैव नॉट सीन। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका, आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आई हैव नॉट सीन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आपकी जो एरर है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, अपना आराम से इसको आप टिक करो और फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो ऐसे हटाता हूँ, जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, अगला वाला जो अपना सेंटेंस है, ये क्या दे रखा है हमको, वेट अ सेकेंड, क्या दे रखा है हमें, दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाई 7। अच्छा, अब जरा मैंने जैसे आपको से और टेल की बात बताई थी, वैसे ही मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जो आपका रीच होता है ना, रीच का मतलब ही होता है अराइव एट, यानी कि हम अराइव एट का क्या बोलते हैं, जैसे कि आई अराइव्ड एट स्टेशन, तो उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, आई रीच्ड एट स्टेशन। ठीक है, तो अराइव एट का मतलब ही होता है, इसमें जो प्रपोजिशन एट आपकी अपने आप जो है अंडरस्टैंडेबल होती है रीच के अंदर। ठीक है, तो हम कभी भी, आपने देखा है कि हम कभी बोलें आई रीच्ड एट द स्टेशन, तो हम क्या बोलते हैं, आई रीच्ड द स्टेशन, या फिर आई अराइव्ड एट द स्टेशन। क्लियर है? तो हम या तो पहुंच गए हैं स्टेशन पर, अराइव का मतलब होता है, अराइव में आपका फिक्स नहीं होता, अब उस जगह एट प्रपोजिशन हमें अराइव के साथ यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन रीच के अंदर जो है आपका एट प्रपोजिशन अपने आप अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, अराइव एट का मतलब ही होता है रीच। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, रीच एट लिखा हुआ है, रीच एट होम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अराइव एट एट होम। ठीक है, तो क्या हो गया, एट एट होम हो गया। क्लियर है? तो इसका यहाँ पर आपका क्या सीन बन गया कि दे विल लीव द ऑफिस एट 6, वो लोग क्या करेंगे, ऑफिस को तो 6 पर छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और वो पहुँच जाएंगे होम पे बाई 7, यानी 7 o'clock तक वो क्या करेंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अराइव एट नहीं करते हैं, ओनली अराइव एट रखते हैं, और यहाँ पर हम रीच रखते हैं, ना कि रीच एट। क्लियर है? तो ये बात अब आपको समझ में आ गई, कभी भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। किसने पढ़ाया है, पीयूष सर ने पढ़ाया है, समझ गए? चलो हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वाले सेंटेंस आते हैं, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास। तो जो न्यू लेक्चरर है, ही सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद द क्लास, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, वो पास्ट सेंटेंस के बारे में बता रहा है, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी, अच्छा सेम प्रेजेंट के बारे में बता रहा है ना, कि जो नया लेक्चरर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लगता है विद मोस्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ पर तो कोई एरर दिख ही नहीं रही है, हमारा सबको सेट है, द न्यू लेक्चरर हो गया। ठीक है, सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर दिख रहा है, विद मोस्ट ऑफ द क्लास भी करेक्ट है, आपका मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के लिए, अगर क्लास की बात हो रही है तो उसमें आप ज़्यादा जो आपका रेशियो होगा उसे बताने के लिए, मेजॉरिटी को बताने के लिए हम मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोस्ट, ये भी करेक्ट है, और आपका ऑफ द क्लास भी ठीक ठाक बात है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर जो है निकल करके आ जाएगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। देखो भाई यहाँ पर,
तो भाई देखो अब अगला वाला क्या है। अपने पास में 28 नंबर पर है, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो म्यूजियम के रिवॉल्विंग डोर्स हैं, मतलब आपने देखा है ना घूमने वाले दरवाजे होते हैं, ऐसा आपका लगा रहता है बीच में, देन आपके यहाँ पर 3-4 डोर लगे रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है, निकलने के लिए। तो उन डोर्स में क्या हुआ, उन्होंने क्रूक्स रोक दिया। क्रूक का मतलब क्या होता है, आपके जो चोरी करके जा रहे होते हैं, है ना, कहीं भी किसी म्यूजियम से उन्होंने आर्ट को चुराया और वो निकल रहे थे वहाँ से। एज दे जैम हाफ वे राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप समझना बात को ध्यान से, जो म्यूजियम के रिवॉल्विंग डोर्स से उन्होंने उसे रोक दिया, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, आपकी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके जो जैम होगा वो जैम होगा कि जैम्ड होगा, बताओ ज़रा मुझे। पास्ट में ही बात हो रही है तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, जैम्ड हो जाना चाहिए। क्लियर है, तो आपका ये हो जाएगा जैम्ड। अब मैं अगर यहाँ से आपको सब्जेक्ट दिखाना चाहूँ तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डोर्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये रिवॉल्विंग क्या है फिर, तो रिवॉल्विंग आपका यहाँ पर जीरेंड भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। ठीक है, ये रिवॉल्विंग आपका डोर्स को क्लासीफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से मुझे बोलो, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्लियर है, तो ऐसे चीज़ों को हमें समझना होता है। अब ये जो म्यूजियम्स है ना, आपको पता है म्यूजियम क्या होता है, आपका म्यूजियम होता है एक नाउन। क्लियर, म्यूजियम आपका एक नाउन होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसने क्या किया, पोजेशन बनाना शुरू कर दिया, तो ये आपका पॉजेसिव नाउन यानी अभी एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगा है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग डोर्स किसके, म्यूजियम के, तो ये भी डोर्स को कर रहा है क्वालिफाई, म्यूजियम के डोर्स हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह ये आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, या फिर आप इसे पॉजेसिव नाउन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से यूज़ होता है। क्लियर हो गया, सबको बात समझ में आ गई। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एरर आपके थर्ड वाले ऑप्शन में है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जैम की प्लेस पर जैम्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, सबको क्लियर है। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमें क्या देखा है, ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, मतलब कि उस ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए उसके पास कोई एक्यूज। अब यहाँ पर आपके सामने दो शब्द होते हैं बच्चों, एक होता है आपके सामने एक्यूज और एक होता है एक्सक्यूज। ठीक है, एक होता है एक्यूज और एक होता है एक्सक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है, टू से दैट, टू से दैट somebody somebody has done something wrong। ठीक है, इसे आप लिख लेना, हैज़ डन समथिंग, ये हो गया आपका समथिंग, और फिर ये हो जाएगा क्या, रॉन्ग। क्लियर है, तो हमें क्या बोलना कि किसी ने कुछ रॉन्ग किया है, हम उसे क्या करते हैं, एक्यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम आरोप लगाते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आरोप लगाना। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी एक्सक्यूज़ क्या होता है, एक्सक्यूज़ आपका होता है किसी भी आपने अपना डिफेंड करना बिहेवियर के लिए। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं ऐसा कर लूँ, तो डिफेंड योर बिहेवियर, है ना, बिहेवियर, योर बिहेवियर। क्लियर है, तो अपने बिहेवियर के लिए क्या करना, डिफेंड करना, उसे हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ करना, या फिर एक रीज़न देना, या फिर कोई अपना या तो सच्चा रीज़न देना या इन्वेंटेड रीज़न देना, तो आप उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ देना। तो उसके पास कोई यहाँ पे आपका एक्यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या वो ये बोल रहा है कि कोई यहाँ पे आरोपी है, नहीं, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एक्सक्यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होकर आता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्यूज़ लगाएंगे, ना कि एक्यूज़, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलो भाई अगले वाले वर्ड पे आ जाएं, अगले वाले जो हमारा सेंटेंस है उस पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो क्या है, देखो, मदर कीप्स ऑन टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। ठीक है, तो क्या बात हो रही है कि मदर क्या करती हैं, अपने चिल्ड्रन को इनकरेज करती रहती हैं, यानी कि उनके क्या साहस बढ़ाती रहती हैं। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कीप ऑन इनकरेजिंग, कीप ऑन डूइंग समथिंग। देखो जैसे आपका मैं अगर बोलूँ कीप ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है, कीप ऑन डूइंग समथिंग, इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी कंटिन्यूएशन में चल रही है, वो कंटिन्यूएशन में ही चलती रहे। इसके साथ में अगर हम टू का यूज़ कर देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सुपरफ्लस हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका एग्जेगरेशन निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कीप ऑन डूइंग समथिंग, मतलब कोई आप काम कर रहे हो उसके साथ ऑलरेडी करते रहो, तो उसके साथ में हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है, क्यों नहीं करते, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, एग्जेगरेशन हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कीप ऑन अबाउट समथिंग, तो इसका मतलब होता है कीप ऑन अबाउट समथिंग का जिसके साथ हम टू का यूज़ कर रहे होते हैं, कीप ऑन अबाउट समथिंग, अबाउट, ये आपका टी है। ठीक है, अबाउट समथिंग है ना, ये आप लिख लेना यहाँ पे, कीप ऑन अबाउट समथिंग, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, टू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक टू समबडी ऑफन। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे क्या, इसका हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मदर कीप ऑन
टू इनकरेजिंग, मतलब कि आपका कीप ऑन के साथ में ही टू का जो मीनिंग होता है ना, वो उसका सेंस ही होता है कि कोई चीज़ करते रहना। यानी अगर मैंने कीप ऑन बोल दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि कोई चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि वो कीप ऑन इनकरेजिंग समथिंग। तो ये टू का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, टू आपका बिल्कुल सुपरफ्लस हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर एग्जेगरेशन कर रहा है सेंटेंस में, तो हम इसे हटा देंगे और आपका सेकंड वाले ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब जरा मैं इसे हटाता हूँ, आगे आते हैं अपने नेक्स्ट वाले वर्ड पे। क्या है अपने पास सेंटेंस, मोहन विशेष ही विल बी रिचर। ठीक है, तो मोहन क्या विश करता है कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिच हो जाए। ठीक है, अब कभी भी आप विश करते हो, मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी आप विश करो, ठीक है, या कोई होप करो, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप विश करो या होप करो, हम किसका यूज़ करते हैं, मे या माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मे का यूज़ करते हैं या माइट का यूज़ करते हैं। तो कभी भी होप करना है, ये बस बेसिकली आपका क्या इंपेरेटिव सेंटेंस बन के आ रहा है कि मोहन विशेस ही विल बी रिचर। तो यहाँ पे आपका ही विल बी रिचर नहीं आएगा, ये आएगा ही मे बी रिचर। तो वो क्या विश करता है कि वो जल्दी से, क्या वो विश करता है, ऐसा होप करता है ना, विश करता है या होप करता है, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, मे या माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका कन्वेंशन है एक तरीके का। तो आपको ऐसा याद रख लेना है कि भाई मे और माइट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें कोई विश करना है या फिर होप करना है, तो उसके लिए हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। याद रहेगा ना, क्लियर है। मतलब याद क्या करना है आपको, ऐसे याद कर लो ना, कोई भी आप विश करते हो तो मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। कोई भी विश करते हैं किसी को, या फिर हम होप करेंगे तो मे आई सक्सीड इन दिस एग्जाम, ऐसा होप कर रहा हूँ मैं बैठ के, तो ऐसा होप ही तो कर रहा है, विश कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका विल भी का यूज़ नहीं होगा, मे बी का यूज़ होगा। क्लियर हो गया, मे कर दो या माइट भी कर दो, डजेंट मैटर। ठीक है, जो भी जिस हिसाब से भी हो आपका। चलो भाई, अब हम यहाँ पे अपने अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं फटाफट से कि क्या हमें दे रखा है। ठीक है, चलो भाई इसको हटाता हूँ, अगले वाले सेंटेंस पर आते हैं। आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। मतलब कि मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो टाउन में प्लेसेस हैं ना, उन सारे प्लेसेस से फेमिलियर नहीं हो पाया हूँ, जबकि मैं क्या है यहाँ पर 2 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल से क्या है, रह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रा बताओ यहाँ पे, आप पॉज करके यहाँ पर आपको कहाँ एरर दिख रही है। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ पे कहाँ पे एरर आएगी आपकी। देखो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, ये पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है ना, फॉर 2 years, मतलब कि कितने सालों से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, 2 सालों से रह रहा हूँ। क्लियर है। तो कभी भी आपका टाइम पीरियड की बात होती है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं भाई, परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात परफेक्ट यूज़ हो गई। अब क्या है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर अब पहले भी रह रहा था और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर रहना, तो आपका ये कंटिन्यूस भी आएगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हो। तो सेंटेंस को ना ऐसे आप समझना सीखोगे कब, जब आप बहुत सारी रीडिंग कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप दिखने लगेंगी और अभी भी दिख ही रही होंगी अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, रीडिंग करने से आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब ये सेंटेंस आपका क्या है, आई एम नॉट फैमिलियर, आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चला आ रहा कि नहीं चला आ रहा। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस का यूज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही। दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ जरा सा मैं, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, तो अब मुझे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर। ठीक है, तो अब ये आपका हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैव बीन होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया, कॉन्टीन्यूस यहाँ पे दे रखा है तो कॉन्टीन्यूस तो है भाई, लिविंग की लिविंग लिखा हुआ है, यानी कि वी वन प्लस आई एन जी कॉन्टीन्यूस हो गया। परफेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका बीन लग गया है, परफेक्ट हो गया है। तो प्रेजेंट के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, हैव लगाना चाहिए था, हेड को हटा के हमने हैव लगा दिया। अगर आपको इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई है तो फटाफट से लाइक वाले बटन को दबा दिया करो। आई बात समझ में, आप लाइक ही करते हैं ना, शेयर करते हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कर दिया करो। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे हम लोगों को। खैर क्या बोल रहा था मैं, देखो ये हो गया आपका, ये सब क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसे ऐसे भी देखना चाहूँ कि आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रेजेंट वाले, प्रेजेंट में चला रही है पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट में आना चाहिए था, आप ये भी ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है, लेकिन आप पूरी चीज़ को समझ के चलेंगे पूरे आप, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। आप ना चीज़ों को समझा करो, ये नहीं कि ऐसा रट्टा मार लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये होता है। अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, बेसिक को क्लियर रखो कि परफेक्ट कहाँ आता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ आता है, प्रेजेंट। हम प्रेजेंट तो आपको देख के पता चल जाएगा आप किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे आते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है हमें, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशन विच वी नीडेड। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइए, कलेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है कि नहीं होती है। तो इन्फॉर्मेशन का अगर हम प्लूरल बनाना हो कैसे बनाएंगे, या तो मैं ऐसे बोल दूँ मच इन्फॉर्मेशन, इसका प्लूरल बनेगा। ठीक है, मच इन्फॉर्मेशन, मुझे ज़्यादा खूब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर कम दी है तो मैं उसे ऐसे ही बोल सकता हूँ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ
इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्हें सिंगुलर प्लूरल बनाने का तरीका होता है। अगर आप जैसा ही बोलना चाहो, मुझे थोड़ी सी अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर अगर आपको ज़्यादा दे तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आप इसके प्लूरल को बोल सकते हो, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर द रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया अस, और यहाँ पर मच इन्फॉर्मेशंस, ये देखो मच इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, तो मच तो ठीक है भैया, प्लूरल बना रहे हो, और इन्फॉर्मेशंस को आप एस हटा दो, ठीक है, क्योंकि आपका अकेला इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होती है इन्फॉर्मेशन, इसका आप सीधा सीधा प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसा लगा के आप प्लूरल इसका नहीं बना सकते हो। तो ये विच क्या हो गया, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन के साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन का कंजंक्शन यूज़ कर लिया, और इसके बाद में हमने वी नीड, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। तो बस ऐसे ही हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। अब देखो अगला वाला सेंटेंस देखते हैं अपने पास क्या है। अगले वाले सेंटेंस पे आते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है हमें, एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। अच्छा देखो, अब हमें यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है क्या हो रहा है। एवरी डे हम क्या सुनते हैं हर दिन की सीनियर सिटीजन्स को मारा जा रहा है, लूट लिया जाता है, और इवन किल। अब देखो यहाँ पर आपका ये हुआ है कौन सा, पास्ट के सेंटेंस का यूज़, रॉब्ड हो गया, V3 का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए एंड के बाद। देखो एंड से कभी भी आप दो चीज़ों को जोड़ते हो ना, तो हम एंड से हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। आपकी जो वर्ब की अगर यहाँ पर आपकी V2 आई है, तो आपकी एंड के इस साइड भी V2 आएगी, ठीक है। अगर आपने इस साइड एंड के यहाँ पर दा का यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी आपको एंड के दा का यूज़ करना होगा। मतलब एंड के जो भी आपके दो साइड की चीज़ें होती है ना, वो हमेशा सेम टू सेम होते हैं। आप इसे तराजू समझ लो एक तरीके का, ठीक है। तो क्लियर है, सबको याद रहेगा। अब एंड के इस साइड आपने देखा बीइंग किल्ड है, यहाँ पर आपका बीइंग रॉब्ड है, यानी कि यहाँ पे V3 का यूज़ हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एंड इवन किल्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका किल्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है भाई सबको, बोलो हाँ, ठीक है। चलो भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है हमें आगे, इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, यहाँ पर इन क्या हो जाएगा, आपका प्रपोजिशन हो जाएगी, और ब्लड क्या हो जाएगा, इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोल्ड इसका क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, हाँ कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलो भाई, अब हम इसको क्या करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बीइंग क्या है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल से, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बीइंग के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आ रहा होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब बीइंग के बाद हमेशा आपकी V3 की फॉर्म आती है, ठीक है। इतना सा आप ध्यान में रख लेना कि बीइंग के बाद अगर कुछ भी आएगा तो वो अगली फॉर्म V3 की होगी। और ये बीइंग आपका यहाँ हो गया, फिर ये एंड का मैंने क्या बोला, एंड आपका एक तराजू होता है। क्या होता है, एंड तराजू होता है, मतलब यहाँ पर आपकी ये V3 वाली फॉर्म आई है, तो यहाँ पर भी V3 वाली फॉर्म आएगी। और अगर मैं देखूँ तो ये जो आपका किल्ड है, तो ये भी आपका बीइंग किल्ड के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बात को समझ पा रहे हैं। चलो भाई, नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे आते हैं। अब हमारे सामने क्या दिया गया है, 35 नंबर पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है ये, रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज़ कम टू हियर हिम। तो यहाँ पे आपको देखते ही मुझे अब इतनी तो मैं होप कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे देखते ही समझ गए हो यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। क्या बात हो रही है, रविशंकर की जो परफॉर्मेंस है उसे उसे क्या दिया गया, वॉज गिवन, ठीक है। अ स्टैंडिंग ओवेशन दी गई किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, जो लोग उसे देखने सुनने आए थे, ठीक है। तो पीपल हु हैज़ कम आएगा कि हु हैड कम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। वॉज गिवन, यहाँ पे आपका क्या है, पास्ट की बात हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपका जो भी ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो लोग सुनने आए होंगे वो भी पास्ट परफेक्ट में ही आए होंगे कि नहीं आएंगे, आए होंगे। तो हु हैड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पास्ट में जाएगा। क्लियर है, पास्ट के टाइम की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हु हैड कम। क्लियर हो गया आप सबको। और हाँ, ये सेंटेंस आपका क्या बन गया अब, यहाँ पर रविशंकर्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ना, मुझे ये बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना है, रविशंकर आपका सब्जेक्ट बनेगा कि परफॉर्मेंस आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा परफॉर्मेंस, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव पता है क्या होगा, रविशंकर, किसकी परफॉर्मेंस, रविशंकर की परफॉर्मेंस, ये आपका एडजेक्टिव बनेगा। कौन सा एडजेक्टिव बनेगा ये मुझे ज़रा बताओ, मैं आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बता चुका हूँ एक मैं, ठीक है। जब आपका नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो क्या होता है, क्या होता है आपका, वो पजेसिव नाउन होता है, और वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर है, बात समझ में आ पा रही है क्या मेरी, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरर किस में हो गया, पार्ट थर्ड में अपना जो है एरर निकल करके आ गया है। क्लियर है। चलो भाई, अब आते हैं अपने 36 वाले सेंटेंस पे। अब देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वांट होता है ना, वांट, वांट जो होता है ये आपका कभी भी आपके कॉन्टीन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। कॉन्टीन्यूस टेंसेस बोल दूँ मैं, या फिर मैं क्या बोल दूँ उन्हें, प्रोग्रेसिव टेंस बोल दूँ,
ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोलते हैं। तो आपके चाहे प्रोग्रेसिव टेंस हो चाहे कॉन्टीन्यूस टेंसेस हो, इनमें हम वांट का यूज़ नहीं करते, मतलब वांटिंग का यूज़ नहीं करते। ठीक है, वांट का यूज़ करते हैं, मतलब वांटिंग का नहीं करते। ठीक है, थोड़ा माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैं वांट का यूज़ बोल गया, यहाँ पे आपको वांटिंग का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इनके साथ आप ओनली वांट का यूज़ करते हैं। अब मुझे क्योंकि एक बात बताओ, अब इसके पीछे का मैं आपसे कॉमन सेंस की बात करूँगा कि आप कभी भी कुछ भी आपसे बोलो, मैं आपकी ये चाहत है, ठीक है, यू वांट इट, ठीक है, तो ऐसा होता है क्या, आप अभी चाह रहे हो और फिर आप कॉन्टीन्यूसली 10 मिनट तक उस चीज़ को चाहते रहो। ठीक है, आप कंटिन्यूसली 10 मिनट तक उस चीज़ को वांटिंग करते रहो, उसके बाद में आपकी वांटिंग खत्म हो जाए, है भाई। तो ऐसा नहीं होता। तो वांट को हम कभी भी वांटिंग की तरह यूज़ नहीं करते हैं मेनली, पर जो आपके कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं ना, उनमें हम वांटिंग का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वांटिंग कुछ होता ही नहीं है। अब ये पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम, मतलब पीपल क्या चाहते ही रह रहे हैं क्या कॉन्टीन्यूसली, मतलब वो पास्ट के कोई टाइम पीरियड पे चाहते थे और वो अभी तक, मतलब वो वांट का तो मतलब ही होता है ना कि वो चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ चाहिए वो चीज़ वो अभी भी चाहेंगे और आगे टाइम में भी चाहते रहेंगे। तो उसमें तो ऑलरेडी जो कंटिन्यूटी का आप सेंस लेके आना चाहते हो, तो वो सेंटेंस के अंदर ही है, उसकी मीनिंग में ही वही सेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको वांटिंग का कोई सीन लेके नहीं आना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीपल वांट, क्या हो जाएगा ये, पीपल वांट टू सी द होम टीम विन द गेम। ठीक है, इतना सा हमारा ये प्रॉपर सिंपल जो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल की तरह यूज़ हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बस यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में हमें जनरल जनरल विश की बात की गई है। वो क्या चाहते हैं, एक जनरल अपनी विश है उनकी कि अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर ये उनकी क्या है, डिज़ायर है एक। ठीक है, डिज़ायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वांटिंग का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है आपको, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से बोलो। क्लियर है, चलो अब इसे हटाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। अब देखो, कभी भी आपका इलेक्टेड हो जाए तो इलेक्टेड का मतलब ही होता है कि उसे इलेक्ट किया गया है किसके रूप में। अब जो भी आपकी पोजीशन हो उसके बाद आप उसका जिक्र किया करें। इलेक्टेड के बाद आपका हमेशा से इलेक्ट किया गया तो एज अ चेयरमैन किया गया है ना, तो इलेक्टेड के बाद आपका क्या आ जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा। ठीक है, इसमें एज चेयर एज वगैरह या फिर आपको ये बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जेगरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमें एग्जेगरेशन नहीं करना है, बस चीज़ों को लिमिटेड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो आपका एज हट जाएगा और यहाँ पर आपका सेकंड वाले ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे हमें कभी भी आपका इलेक्टेड हो जाए ना, कभी भी आपका आ जाए ही वॉज इलेक्टेड एज पीएम नहीं आएगा, तो ही वॉज इलेक्टेड पीएम ओनली, मतलब उसे इलेक्ट कर दिया गया एज अ पीएम। ठीक है, ये इसमें आपका अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि आपका एज तो उसका अंडरस्टूड है ही, तो आप इसमें डबल डबल टाइम यूज़ ना करो। जैसे मैंने आपको सिखाया भी था अभी, प्रपोजिशन का कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन आपकी अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो याद हो जाएगी ये सारी चीज़। तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले जो आपका पार्ट है इसमें एरर निकल के आ रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी XYZ डाउट होता है, छोटा से छोटा डाउट, उसको अपने मन में नहीं रखना। ठीक है, चलो भाई, ये बातें हो गई। और इसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, नहीं तो माता रानी पाप दे देगी, समझ लेना। ठीक है, अगर सारी चीज़ समझ में आ गई तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो भाई, यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।